चलो सभी स्टूडेंट, आज हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे। अगर आपने पीछे जो हमने पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको ज़रूर सुन लेना, ताकि ताकि आपको अच्छे से समझ आते जाए। तो हम शुरू करते हैं अभी से। लक्ष्य समूह नियोजन। जो लक्ष्य रखा गया वो कहीं ना कहीं गरीब तक पहुँचा। उस पर क्या, गरीबों पर ध्यान दिया गया। जैसे यहाँ पे मैंने डैश डाल के लिख दिया है कि हाँ आपको समझ में आ जाए। लक्ष्य समूह नियोजन। योजनाकर्ताओं ने गांवों में चलाए गए कार्यक्रमों की अक्षमताओं को देखते हुए चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास की अवधारणा को पुनः परिभाषित किया। ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। योजनाकर्ताओं ने गांवों में चलाए गए सभी कार्यक्रमों की अक्षमताओं को देखते हुए चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास की अवधारणा को परिभाषित किया। सुधार के लिए अब मुख्य ध्यान गरीब ग्रामीण पर रखा गया है, जिसे लक्ष्य समूह के रूप में परिभाषित किया गया है। इस लक्ष्य समूह के सदस्य छोटे व सीमांत किसान थे। जो छोटे किसान थे और या माध्यम कह सकते हैं, तो छोटे और सीमांत किसान थे। कृषि भूमि पर आधारित श्रमिक एवं भूमिहीन किसान थे। जो जिनके पास भूमि नहीं थी वो भी किसान इसमें शामिल थे। इनमें से कुछ कार्यक्रम थे: लघु कृषक विकास अभिकरण, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। ये सारे कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम चलाए गए थे। और इसमें इस समूह में लक्ष्य समूह का क्या मकसद था? सभी जितने भी गांव के किसान वर्ग के लोग हैं उनको सभी को शामिल करना, ताकि सभी को जो भी लाभ पहुंचाया जाए वो सभी तक पहुंचे। क्योंकि लक्ष्य रखा गया था कि सभी तक जो भी सुविधाएं हैं उसको पहुंचाया जाए। तो आगे बढ़ते हैं। ये कार्यक्रम कठिनाइयों में पड़ गए। ये जो कार्यक्रम थे ये कठिनाइयों में पड़ गए। इन्होंने विकास में क्षेत्रीय विषमताओं का मार्ग प्रशस्त किया और तथा नौकरशाही की शक्ति बढ़ाई एवं स्थानीय तथा लोकप्रिय सहभागिता को क्षतिग्रस्त किया। जो नौकरशाही जो शक्ति थी, नौकरशाही शक्ति जैसे कोई भी सरकारी पेशे के जो एम्प्लॉय होते हैं उन चीज़ों की बात की जाए, उनकी बात की जा रही है। तो इन्होंने विकास में क्षेत्रीय विषमताएं थी, जो रुकावटें थी, विषमताओं का मार्ग प्रशस्त किया, पता किया और तथा नौकरशाही की शक्ति बढ़ाई। जहाँ भी लोगों की कमी, जो सरकारी लोगों की ज़रूरत होती थी वहाँ पर लोगों की लाया गया। तो नौकरशाही की शक्ति बढ़ाई, जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ कार्यक्रम चलाए गए एवं स्थानीय तथा लोकप्रिय सहभागिता को क्षतिग्रस्त किया। आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर भारत में ग्रामीण समाज के विकास का मूल्यांकन करते समय ये कहा जा सकता है कि आर्थिक क्षेत्र में खाद्य उत्पादन में पिछले वर्षों में निरंतर वृद्धि हुई है, लेकिन हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति व्यक्तियों के समूहों या क्षेत्रों में पाई जाने वाली सामाजिक आर्थिक विषमताओं को कम करने में सहायता नहीं कर सकी है। इतनी सारी योजनाओं का सीधा सिंपल मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि इतनी सारी योजनाएं लाई गई, हरित क्रांति या श्वेत क्रांति, काफ़ी योजनाएं लाई गई। पर अगर बात की जाए जिस चीज़ को दूर करना है, गरीबी को दूर करना है, लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करना है, लेकिन वो उन तक नहीं पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं हरित क्रांति और श्वेत क्रांति व्यक्तियों के समूहों या क्षेत्रों में पाई जाने वाली सामाजिक आर्थिक विषमता को कम करने में सहायता नहीं कर सकी है। समानता एवं सामाजिक न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना अभी भी एक दूरगामी लक्ष्य है। अभी भी कहीं ना कहीं एक लक्ष्य बना हुआ है कि समानता और सामाजिक न्याय के आधार पर ही सब चीज़, अगर बात की जाए बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो
हर चीज़ का समानता के आधार पर, कि सभी लोगों को जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत है उन लोगों को वो सारी चीज़ें पहुँचे समानता के आधार पर, सामाजिक न्याय पर आधारित। ये नहीं कि किसी को कम किसी को ज़्यादा, कोई पिछड़ा वर्ग है कोई सबसे ऊंचे ऊंचे वर्ग के हैं, तो उन सबका मतलब भेदभाव ना किया जाए, सभी को समानता के आधार पर। और सामाजिक न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना अभी भी कहीं न कहीं बहुत दूर है, क्योंकि इस लक्ष्य तक अभी पहुंचा नहीं जा सका है। आगे बढ़ते हैं। नियोजन पंचवर्षीय योजनाएं। अपन जो 5 पंचवर्षीय जो योजनाएं थी उसके बारे में हम जानेंगे। प्लानिंग क्या था इसमें। अब तक हमने भारत में विकास की विभिन्न योजनाओं की उदाहरण सहित चर्चा की है। आइए अब हम नियोजन के प्रति भारतीय नज़रिए की विवेचना करें। भारतीय जो दृष्टिकोण है नियोजन के प्रति, प्लानिंग के प्रति, वो कैसा है। भारत में सामाजिक परिवर्तन का, जो समाज में परिवर्तन की बात की जाए तो भारत में सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक सामाजिक नियोजन है। कोई भी समाज में परिवर्तन लाया जाता है तो उसके लिए पहले प्लानिंग की जाती है कि इस तरह ये काम किया जाएगा। तो सामाजिक नियोजन जो है, सामाजिक प्लानिंग जो है, ये महत्वपूर्ण होती है सामाजिक परिवर्तन में। यह कुछ लोगों द्वारा समाजवाद की तरफ उन्मुख आंदोलन माना गया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये आंदोलन की तरह ही इसे माना जाए। व्यक्तियों के समूह होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, व्यक्तियों के समूहों को सामाजिक जीवन में तर्कसंगत एवं संकल्पित रूपांतरण मतलब बदलाव की प्रक्रिया की तरफ आकर्षित करना भारत में सामाजिक नियोजन का उद्देश्य है। सामाजिक परिवर्तन को उद्देशित मानव नियंत्रण के अंतर्गत लाना नियोजन का लक्ष्य है। कि जो मानव के नियंत्रण में आ जाए उसी को ही कहीं न कहीं नियोजन का लक्ष्य माना गया। आगे बढ़ते हैं। इसका सीधा सिंपल यही अर्थ है कि कोई भी परिवर्तन, अगर समाज में कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं आप, तो आपको एक समूह होना चाहिए। आपका एक समूह होना चाहिए बड़ी संख्या में, जो कोई भी परिवर्तन लाना चाहते हैं। जैसे कोई गलत के प्रति कुछ हो तो आप उसका विरोध करेंगे बड़ी संख्या में समूह, तब जाके वो कहीं ना कहीं कानून उस पर बनाया जाएगा। तो इसी चीज़ को इसमें बताया गया है कि सामाजिक परिवर्तन को उद्देशित मानव नियंत्रण के अंतर्गत लाना नियोजन का लक्ष्य है, जो मानव के नियंत्रण में आ जाए। भारतीय संविधान के अनुसार, भारत का जो संविधान है उसके अनुसार स्वाधीन भारतीय राजनैतिक व्यवस्था का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, चिंतन, अभिव्यक्ति, मान्यताओं एवं धर्म की स्वतंत्रता, परिस्थिति, स्टेटस जिसे कहा जाता है, धर्म की स्वतंत्रता, परिस्थिति व अवसरों की समानता एवं भ्रातृत्व की स्थापना करना है। मैं दोबारा आपके सामने पढ़ रही हूँ। भ्रातृत्व मतलब होता है भाईचारा बनाए रखना, समानता बनाए रखना, समान अवसर दिया जाना हर व्यक्ति को, उसको अभिव्यक्ति अपने कह सकते हैं अपने व्यूज रखने का उसे मिलना चाहिए स्वतंत्रता। तो इसमें यही बात की गई है। भारतीय संविधान के अनुसार स्वाधीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, चिंतन, अभिव्यक्ति, मान्यताओं एवं धर्म की स्वतंत्रता, परिस्थिति व अवसरों की समानता एवं भ्रातृत्व की स्थापना करना है। आप ध्यान से सुन रहे होंगे, क्योंकि मेरा पूरा उद्देश्य है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अगर इसमें मैं उतर पाई, आपको समझा पाई मैं, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और ये उन स्टूडेंट तक ज़रूर पहुँचाएं जिन्हें ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण अभिकरण के रूप में 1950 में राष्ट्रीय योजना आयोग को, जो राष्ट्रीय योजना आयोग है जो योजनाएं बनाती हैं, राष्ट्रीय योजना आयोग को राष्ट्र के प्राकृतिक एवं मानवीय स्रोतों को जांचने का सौंपा गया।
आयोग ने आर्थिक विकास हेतु इन स्रोतों को संगठित करने के लिए योजनाएं बनाई। वास्तव में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 52 से तक और 1955 से लेकर 56 के दो उद्देश्य थे। उत्पादन में वृद्धि करना, आर्थिक विकास करना एवं अवसरों, पूंजी एवं आय की असमानता को कम करना। किसी की सैलरी बहुत ज़्यादा है, किसी की सैलरी बिल्कुल ही कम है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो असमानता ये फैली हुई है, जो आय में, जो पूंजी में जो असमान, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, वो कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, तो कहीं ना कहीं इतना नॉर्मली होना चाहिए जितना नहीं था पहले। तो जो असमानताएं थी आय में, उसको कम करना और आर्थिक विकास करना, उत्पादन में वृद्धि करना ताकि हम आर्थिक रूप से विकास हो सके, गरीब न रहें, सामाजिक विकास करना, समाज का विकास करना। ये दो उद्देश्य थे। कब? 1951, 52 से लेकर 1955 से 56 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना के महत्वाकांक्षी लक्ष्य थे। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य क्या थे? समुदाय के सभी सदस्यों के लिए पूर्ण रोजगार। जितने भी समुदाय के लोग हैं, सभी सदस्यों के लिए पूर्ण रोजगार, शिक्षा दी जानी चाहिए, असमानताओं के विरुद्ध सुरक्षा, उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए, पर्याप्त आय, पर्याप्त सैलरी देनी चाहिए, पर्याप्त आय प्राप्त करना था। ये पहला उद्देश्य था प्रथम पंचवर्षीय योजना का। इस प्रकार योजनाबद्ध विकास के माध्यम से भारत का उद्देश्य परंपरागत सामाजिक संरचनाओं में परिवर्तन लाना था। अपेक्षा थी कि शिक्षा एवं पूर्ण रोजगार द्वारा ये संभव हो सके कि विकास के प्रत्येक हिस्से में हर व्यक्ति सहभागी बन जाए। कि विकास के हर लाइन में बात की जाए तो व्यक्ति का उसमें सहभागी हो, उसमें इन्वॉल्व हो, तो हर व्यक्ति सहभागी बने विकास के रास्ते में। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों की, जो प्रत्येक पंचवर्षीय की बात की जा रही है, अब प्रत्येक मतलब हर एक बात की जा रही है। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों की सावधानी पूर्वक जांच से पता लगता है कि इनमें मुख्यतः वृद्धि, समानता, सामाजिक न्याय पर बल दिया गया। दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 57 और 1960 से 61 तक समाज के समाजवादी ढांचे को प्राप्त करने पर बल दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 62 और 1965 से लेकर 66 तक स्वपोषित वृद्धि की तरफ बढ़ने का उद्देश्य बनाया था। स्वपोषित वृद्धि की तरफ बढ़ने का उद्देश्य बनाया था। चौथी पंचवर्षीय योजना क्या कहती है? 1969 70 से लेकर 1973 और 74 का लक्ष्य समानता एवं न्याय को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से व्यक्तियों के जीवन यापन के स्तर को ऊंचा उठाना था। इनका लक्ष्य जहाँ अगर बात की जाए चौथी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो क्या था? समानता कायम करना, न्याय देना, न्याय को बढ़ावा देना और कार्यक्रम के माध्यम से व्यक्तियों के जीवन यापन, जो अपना गुजर बसर करते हैं, जीवन यापन के जो स्तर है उसको ऊंचा उठाना, ये चौथी पंचवर्षीय योजना में था। 1966 से लेकर 69 में 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। पांचवी योजना 1974 से 75 की बात की जाए इनके बीच में और 1977 से लेकर 78 तक में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के लिए उपभोग स्तर को ऊपर उठाने के लिए किए गए कार्यों एवं आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया कि जो उनकी उपभोग है, जो उनकी
खाने की बात की जाए, कितना, क्योंकि जो किसी को खाना भी नहीं मिल पाता था उस समय, तो जो गरीबी रेखा से नीचे थे, जो बहुत ज़्यादा गरीब थे, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के लिए उपभोग स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए किए गए कार्यों एवं आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया। ये 5वीं योजना में था। आप ध्यान से सुने। छठी योजना क्या था? 1980 से लेकर 81 तक और 1984 से लेकर 85 तक ये छठा योजना था। 6 प्लानिंग की बात की जाए तो ये पंचवर्षीय की बात की छठी योजना थी। इसमें क्या था? पिछले योजनाओं का परीक्षण करते हुए गरीबी हटाने को प्रमुख उद्देश्य बनाया गया। अब जितने भी, छठा योजना क्या था? सिर्फ 5, प्रत्येक पंचवर्षीय योजना की बात की, 5 योजनाओं की बात की गई है। तो छठी में क्या था? छठी में जितने भी 5 के ऊपर जो भी योजनाएं थी, योजनाएं इन्होंने बनाया था, उस योजना को परीक्षण करना था, उसका टेस्ट करना था, और जो गरीबी है उसको पूर्ण रूप से उसको हटाने का उद्देश्य रखा गया। देखिए, छठी योजना में पिछले योजनाओं का परीक्षण करते हुए गरीबी हटाने को प्रमुख उद्देश्य बनाया गया। 7वीं योजना 1985 से लेकर 86 और 1989 से 90 में खाद्य उत्पादन, रोजगार के अवसर, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक न्याय को बढ़ाने पर बल दिया गया। तो टोटल की बात की जाए 7 थी, लेकिन जो 2 थी, 5 तक तो पूरा योजना उन्होंने बता दिया कि हाँ इसमें क्या क्या उद्देश्य रखा जाएगा। 6वीं और 7वीं में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे, इस पर उन्होंने बल दिया। आत्मनिर्भरता बनाया जाएगा, लोग आत्मनिर्भर हों, इस पर ध्यान दिया गया। और सामाजिक न्याय, समाज में न्याय को बढ़ाने पर बल दिया गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं एक एक लाइन आपको अच्छे से समझा रही हूँ और मैं यही कहूँगी कि आप अच्छे से समझें। अगर आप पढ़ते हैं इसको तो आप एक शांत जगह पर बैठ के ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जब शांत जगह पर बैठ के पढ़ेंगे तो आपको पूरे अच्छे से समझ में आएगा। पढ़ाई के लिए एक शांत जगह बहुत ज़रूरी है, जिसमें सिर्फ आप और आपकी पढ़ाई हो, बीच में कोई ना हो। आगे बढ़ते हैं। 1990 और 91 तथा 1991 से 1992 के दौरान 2 वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी। 2 वार्षिक मतलब साल की 2 वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी, जो 8वीं योजना की प्रस्तावना के अनुकूल थी। इनका मुख्य उद्देश्य था 8वीं योजना के प्रस्तावना के अनुकूल थी। इनका प्रमुख उद्देश्य था रोजगार को अधिक से अधिक बढ़ावा देना तथा सामाजिक परिवर्तन लाना। जितना रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा, समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। कि जो रोजगार ही नहीं होगा तो क्या उद्देश्य था इनका? 8वीं योजना में रोजगार को अधिक से अधिक बढ़ावा देना, सामाजिक परिवर्तन लाना। संरचनात्मक बदलाव तथा स्थिरता को बढ़ावा देने वाली नीतियों की शुरुआत के बाद ही 8वीं पंचवर्षीय योजना की घोषणा की गई। 8वीं पंचवर्षीय की घोषणा की गई। ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि भुगतान में बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि भुगतान में संतुलन की स्थिति खराब थी और मूल्यों की तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही थी। इस योजना के अनुसार वार्षिक वृद्धि दर का अनुमान 7.5% किया गया। कीमतों में स्थिरता तथा भुगतान में संतुलन स्थिति में सुधार के साथ साथ इस वृद्धि की परिकल्पना की गई कि चीज़ों का संतुलन होना ज़रूरी है। अब क्या था? नवीं योजना के मुख्य उद्देश्य क्या थे? 9 की बात की जाए तो 9वीं योजना के मुख्य उद्देश्य थे कृषि तथा ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना। अब कृषि को प्राथमिकता का अर्थ है कि इस पर ध्यान दिया जाए पहले, क्योंकि कृषि पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आर्थिक विकास में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये
कृषि तथा ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई। 9वीं योजना में वृद्धि दर बढ़ाया गया, साथ साथ कीमतों पर नियंत्रण किया गया। जैसे कीमतें किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं तो उस चीज़ पर नियंत्रण लगाया गया ताकि लोगों तक पहुँच, जो गरीब वर्ग के लोग भी हैं, जो गरीब हैं, उन तक भी पहुँच हो इसकी। खाद्य पदार्थों तथा सबके लिए 2 वक्त की रोटी का आश्वासन दिया गया। जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण, जनसंख्या की जो वृद्धि है, जो बहुत संख्या बढ़ रही है जनसंख्या, उस पर नियंत्रण किया गया। जैसे अगर आप बात की जाए तो योगी जी ने भी यही अभी चलाया है। उन्होंने भी इसी चीज़ को कहा है कि नियंत्रण, क्योंकि जनसंख्या की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण होना चाहिए। सहभागिता को बढ़ावा देना, उदाहरण के लिए पंचायती राज संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं और स्व सहायता समूह। आगे बढ़ते हैं। 10वीं योजना के प्रस्तावना पत्र का 2001 में अनुमोदन हुआ। इसकी विशेषता ये है कि कृषि विकास को केंद्र बिंदु बनाया गया। तो कृषि विकास है उसको केंद्र बिंदु बनाया गया कि कृषि ज़्यादा मात्रा में ध्यान दिया गया तथा उन क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया जिसमें रोजगार के अधिक मौके हैं। विभिन्न कार्यक्रमों का भी पुनर्गठन किया गया ताकि ये विशेष समूह तक पहुंच सके। भारत में एक दूरगामी परिप्रेक्ष्य में पंचवर्षीय योजना बनाई गई है। इन पंचवर्षीय योजनाओं की संरचनाओं के अंतर्गत वार्षिक योजनाओं को, जो साल भर की बात की जाए, जो साल की योजनाएं बनाई गई, पहली योजना दूसरी योजना, तो योजनाओं को तैयार करके बजट की प्रक्रिया में इन्हें स्वीकृत किया गया। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में एक मध्यकाल मूल्यांकन की व्यवस्था रखी गई भारत में, ताकि इसका मूल्यांकन किया, जैसे बजट पेश किया जाता है तो कितना सब चीज़ें पूरा डाटा तैयार रखा जाता है, तो उसी तरह मूल्यांकन की व्यवस्था रखी गई। भारत में लगभग 5 दशकों से योजनाएं बन रही हैं। पंचवर्षीय योजनाओं को समाजवादी ढांचा बनाना, सामाजिक न्याय पर आधारित वृद्धि, गरीबी हटाना इत्यादि के अभिकरणों के रूप में माना गया है। किसे? पंचवर्षीय योजना को। दुभाषी ने योजनाओं के प्रति भारतीय दृष्टिकोण को विवेचित करते हुए कहते हैं कि भारतीय कौन है? दुभाषी। इन्होंने क्या कहा है योजनाओं के प्रति भारतीय नजरिए को? तो आपको समझ में आ रहा होगा। मेरा तो यही लक्ष्य है कि आपको समझ में आए, और मैं इसलिए आपको एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था कि हमें कोई पढ़ाए, क्योंकि चलो वो बात की बात है। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप उसको ध्यान से, आप अच्छा से उसका यूज़ कीजिए। जब आपको पढ़ा रहे हैं, आपको मौका मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि क्लासेस कैसे लगती हैं। अगर बात की जाए इग्नू की क्लासेस कैसे लगती हैं। भारतीय योजनाएं विहित एवं संतुलित हैं। भारतीय योजनाएं विहित एवं संतुलित हैं। इनमें निजी एवं सार्वजनिक निवेश समाहित है। निजी एवं सार्वजनिक निवेश समाहित है तथा इनमें अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में वृद्धि को प्रोत्साहन दिया जाता है। भारतीय दृष्टिकोण को निरंकुशवादी योजना से अलग प्रजातांत्रिक योजना माना गया है या माना जा सकता है। प्रजातांत्रिक योजना में जन समुदाय सक्रिय सहभागिता से अपने सामाजिक जीवन को निरंतर प्रभावी ढंग से संगठित एवं विकसित करता है, जबकि निरंकुशवादी योजना में व्यक्तियों की सहभागिता प्रोत्साहित नहीं की जाती। निरंकुशवादी योजना में क्या होता है? व्यक्तियों की जो सहभागिता है उसको प्रोत्साहित नहीं किया जाता कि आप आइए। जबकि प्रजातांत्रिक योजना में क्या होता है? जन समुदाय सक्रिय होती है। जन समुदाय सक्रिय सहभागिता से अपने सामाजिक जीवन को निरंतर प्रभावी ढंग से, निरंतर मतलब रेगुलरली, निरंतर प्रभावी ढंग से संगठित और विकसित करता है, जबकि निरंकुशवादी योजना में व्यक्तियों की सहभागिता प्रोत्साहित नहीं की जाती। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नियोजन का उद्देश्य समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना करना है।
समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना करना है भारतीय नियोजन का उद्देश्य। इसमें सामाजिक एवं आर्थिक दोनों पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, सामाजिक पर भी और आर्थिक पर भी, ताकि आर्थिक रूप से जो गरीब वर्ग हैं वो ऊपर उठें, समाज एक बेहतर बन पाए, गरीबी खत्म हो सके। हल्की योजनाओं द्वारा उद्देश्यों को हमेशा प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो उनका उद्देश्य होता है योजना बनाने का कि हमने गरीबी हटाना है, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो लक्ष्य प्राप्त कर सकें, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो गरीबी है। हल्की योजनाओं द्वारा उद्देश्य हमेशा प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन ये पूंजीवादी एवं साम्यवादी तरीकों से अलग विकास का एक तीसरा मार्ग बनाने में सफल रही है। पूंजीवादी और साम्यवादी, पूंजी का अर्थ है जो उनके पास बहुत ज़्यादा संख्या में बात की जाए तो पूंजी हो, तो पूंजीवादी और साम्यवादी तरीकों से अलग विकास का एक तीसरा मार्ग बनाने में सफल रही है। भारतीय विकास पद्धति के अंतर्गत जो भारतीय का विकास है, भारतीय विकास है, डेवलपमेंट की बात की जाए तो भारतीय विकास पद्धति के अंतर्गत विकास का आर्थिक, प्रौद्योगिकी, मानवीय एवं संस्थागत भागों को मिला जुला स्वरूप बनाने की कोशिश की गई है। उदाहरण के लिए ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों की परंपरागत प्रौद्योगिकी में सुधार पर ध्यान दिया गया। जो ग्रामीण और परंपरागत जो टेक्नोलॉजी थी, जैसे कारखाने की बात की जाए या और भी चीज़ें हो गई, तो उनको बढ़ावा दिया गया। छोटे छोटे जो व्यापार की बात की जाए तो उस पर ध्यान दिया गया। इसके साथ साथ विश्व में प्रौद्योगिकी विकास के साथ चलने के लिए भारत में विभिन्न राष्ट्रों में उच्च प्रौद्योगिकी का आयात होता है। योजना के प्रति भारतीय दृष्टिकोण में मानवीय मूल्यों तथा भौतिकवादी वृद्धि दोनों को महत्व दिया जाता है। योजना के प्रति भारतीय दृष्टिकोण में मानवीय मूल्यों, जो मानव के लिए ज़रूरी है, मानवीय मूल्यों तथा भौतिकवादी मैटेरियल चीज़ें, भौतिकवादी वृद्धि दोनों को महत्व दिया गया। नियोजित विकास के पता है आपको, मैंने कई बार बताया प्लानिंग, तो नियोजित विकास के भारतीय दृष्टिकोण, भारतीय नज़रिए, भारतीय दृष्टिकोण एवं कार्यनीतियाँ, जो कार्यनीतियाँ बनाई गई हैं, कार्यनीतियों के आलोचकों के अनुसार, जो आलोचक हैं कार्यनीतियों के, उनके अनुसार इन सब विकासों के प्रयासों ने केवल कुछ विशिष्ट वर्गों को ही लाभान्वित किया है, कुछ लोगों को ही लाभ पहुंचाया है। आलोचकों का ये कहना है, जो प्रयास किया गया है कि कुछ लोगों को ही लाभ मिला है, सभी लोगों की बात की जाए तो सबको ये लाभ नहीं मिला है, आलोचकों का ये कहना है। जैसा कि औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं वित्तीय समूह, धनी किसानों एवं भूपति, जो भूमि बहुत बड़ी संख्या में जिनके पास भूमि होती है, तो भूपतियों के ग्रामीण धनिक वर्ग तथा शहरी उच्च वर्ग के कुछ भाग हैं जिन्हें ये लाभ मिला है। बेरोजगार एवं अल्प रोजगार, जिनके पास रोजगार नहीं है, बेरोजगार हैं, वो विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या यह बताती है कि आर्थिक रूप से लाभप्रद उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विशाल मानवीय स्रोतों का उपयोग नहीं हो पाया है। कुल मिलाकर आलोचकों ने ये बताया है कि विभिन्न क्षेत्रों एवं समूहों के मध्य असमानताएं पिछले दशकों में बढ़ी हैं। जो असमानताएं हैं समूहों के बीच में, वो बढ़ी हैं। स्वतंत्रता के बाद वाले 4 दशकों के नियोजित सामाजिक परिवर्तन के बावजूद भूमि सुधार, ग्रामीण संरचना के आधुनिकीकरण, जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण इत्यादि आधारभूत समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। अगर बात की जाए जनसंख्या नियंत्रण पर, तो जनसंख्या अभी भी बड़ी संख्या में बढ़ रही है। अगर उस पर कोई सरकार रोक भी लगाना चाहती है तो जनता जो कुछ पार्टीज़ होती हैं, जो समूह बने होते हैं, वो धरने पे बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको रोक भी अगर सरकार लगाना भी चाहे तो
वो भी कहीं ना कहीं जनता की उसमें दब ही जाती है। स्वतंत्रता के बाद वाले 4 दशकों के नियोजित परिवर्तन के बावजूद भूमि सुधार, ग्रामीण संरचना के आधुनिकीकरण, जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण इत्यादि आधारभूत समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। समानता एवं सामाजिक न्याय में वृद्धि नियोजन के उद्देश्यों को औद्योगिक उत्पादन, कृषि एवं विदेशी व्यापार की सफलताओं के द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा सका है, किंतु अभी भी बेहतर विकल्प के अभाव में भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से नियोजन की नीति व प्रक्रिया चालू है। तो ऐसा करते हैं, आपको समझ में आया होगा इसमें हमने मेनली क्या पढ़ा। अगर आपसे ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ में आया होगा कि जो उद्देश्य रखे गए वो कहाँ तक पहुँचे, किन्हें लाभ मिला, किन्हें नहीं मिला, इस सब पर हमने चर्चा की। अभी हम आगे और पढ़ेंगे, आपको बहुत कुछ इसमें पता चलेगा। तो ऐसा करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और मैं ये कहूँगी कि उन स्टूडेंट तक ज़रूर पहुँचाएँ जिन्हें ज़रूरत है। अगर आप तक पहुँच हो अगर आपकी तो ज़रूर पहुँचाएँ, वरना जिन्हें ज़रूरत होती है वो खुद उस जगह पर पहुँच ही जाते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, मैं यही आशा करती हूँ। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आपको समझ में आया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।